अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में कराची से हमें ज्वाइन किया है मिस सदफ इमरान ने, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं स्पीच वेलनेस क्लिनिक की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में तफसील से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सदफ कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Assalamu alaikum. Welcome. Thank you for your inviting me in your program. राइट। तो मैं सदफ हम स्टार्ट यहीं से करना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि स्पीच वेलनेस क्लिनिक क्या है, कब से काम कर रहा है और कराची में कहाँ पे आप लोग मौजूद हैं। स्पीच वेलनेस क्लिनिक बेसिकली जो है एक पहले हमने 4 इयर्स पहले इसको होम सेटअप पे स्टार्ट लिया था। एक घर के अंदर हमने इस पे काम स्टार्ट किया था। बट अब हमने इसको एक शॉप के साथ क्लिनिकल सेटअप पे ले गए हैं। और ये जो है हमारा सेटअप जो है गुलजार हिजरी स्कीम 33 में है, नियरेस्ट सादी टाउन। तो इस पे जो है हम वर्किंग कर रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आ चुके हैं अब तक 4 इयर्स में। और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। राइट। तो जैसे कि ये इसके नाम से है कि स्पीच से ताल्लुक है, स्पीच वेलनेस क्लिनिक, तो आप हमें बता सकेंगी कि यहाँ पे किस किस्म की सर्विसेज या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं स्पीच के हवाले से है। तो बेसिकली मैं खुद स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। सो मेरी सर्विसेज इसमें स्पीच के हवाले से होती हैं, जिसमें हम स्पीच थेरेपी सेशंस देते हैं। साथ साथ हमारे असिस्टेंट सेशंस होते हैं और पेरेंटल काउंसलिंग सेशंस होते हैं। रेमेडियल थेरेपीज भी होती हैं जो कि मैं ही प्रोवाइड कर रही होती हूँ खुद से अपने सेटअप पर। हम्म। तो अगर हम ये जानना चाहें कि स्पीच का जो ताल्लुक है वो तकरीबन तमाम डिसऑर्डर्स के साथ या चैलेंजेस के साथ है, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहेंगे कि आप किन किन चैलेंजेस या डिसेबिलिटीज इनके साथ डील कर रही हैं। जी, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे जब से इस सेटअप पे काम स्टार्ट किया है तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के साथ मैंने काम किया। वॉइस डिसऑर्डर बच्चों के रहे, उस पे मेरा वर्किंग रही। डाउन सिंड्रोम, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म और डिफरेंट चैलेंजेस रहे। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बच्चों के साथ काफ़ी काम किया है मैंने। स्टटरिंग के पेशेंट्स रहे हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे आउटकम्स आए हैं जब हमने थेरेपीज उनको प्रोवाइड की। हम्म। अच्छा, जब आपके पास इंडिविजुअल आते हैं, बच्चे आते हैं फॉर जिनको स्पीच का प्रॉब्लम होता है, तो क्या ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके साथ कुछ और भी इश्यूज होते होंगे? तो फिर आप, कुछ लोग तो ऐसे आते होंगे जिनका डायग्नोसिस होता होगा जिनके पास, और कुछ ऐसे भी आते होंगे जिनका डायग्नोसिस नहीं होता। तो क्या आपने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं प्रोफेशनल्स जिनके पास फिर आप रेफर करती हैं कि इनसे प्रॉपर डायग्नोज अगर किसी को, पेरेंट्स को चाहिए, तो फिर उनकी तरफ रेफर करती हैं? जी, ऐसा होता है। ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इनिशियली स्टेजेस में, उनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चे के साथ क्या इश्यू है। तो हम उनको साइकोलॉजिस्ट की तरफ भेज देते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जो उनके लिए नियरेस्ट होते हैं। और वो वहाँ पे अपने असेसमेंट प्रॉपर करवाते हैं। बट अगर उनको अवेयर होते हैं और उनके पास डायग्नोसिस हैं और उनके पास रिकमेंडेशंस आई हुई होती हैं कि हमें स्पीच सेशंस करवाने हैं, तो उसके लिए मैं एज ए स्पीच थेरेपिस्ट फिर अपनी असेसमेंट भी करती हूँ स्पीच के हवाले से, जिसके अंदर हमने ये देखना होता है कि बच्चा किस लेवल पे हमारे पास आ रहा है और हमने किस एरियाज को उसके कवर करना है और कहाँ से उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। राइट। तो अगर मैं ये जानना चाहें हम कि
आपके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, वर्किंग पैटर्न क्या है, मोड क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब स्पीच में ज़्यादातर वन ऑन वन सेशन हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फिर ग्रुप सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सिर्फ़ ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह करते हैं? बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास सेशंस जो होते हैं वो वन ऑन वन होते हैं, बिकॉज़ के मैं ज़्यादातर ऑटिज़्म को डील कर रही होती हूँ, तो ऑटिज़्म में बच्चे के साथ हमने वन ऑन वन पे ज़्यादातर काम करना होता है। तो ऑटिज़्म में वन ऑन वन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेशंस भी आते हैं मेरे पास, जो कि सोशलाइज़ेशन के इश्यू के साथ होते हैं। वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे होते। सोशल गैदरिंग्स में। तो उनके साथ हम कन्वर्सेशनल सेशंस जब करना चाहते हैं, तो फिर पेरेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग हम ग्रुप सेशंस कर लेते हैं। ग्रुप सेशंस भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वन ऑन वन सेशंस करती हूँ मैं। हुँ। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि आपकी अपनी जो एक्सपर्टी है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं आप। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे आपके बारे में मज़ीद कि आप हमें अपना इंट्रोडक्शन खुद बता सकें कि आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ क्या रही है इस सारे अरसे में? जी, मैं ज़रूर बताऊँगी। बेसिकली आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन कराची यूनिवर्सिटी। और मैंने डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया है, लाइक हॉस्पिटल सेटअप्स में भी वर्क किया। प्लस एक रिहैब को भी जॉइन किया बीच में मैंने, वहाँ पे भी वर्क किया। और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ वर्क किया, लाइक डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, उनके साथ भी मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा। तो अच्छा रहा इसमें। ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ में अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपने हवाले से बात करूँगी, तो मैंने ज़्यादातर केसेस जो हैं स्पीच डिले के डील किए हैं, जो कि हमारे कोविड के बाद आए। कोविड के बाद एक बड़ा लैकिंग एरिया था लोगों का, जिसके अंदर जो है लोग स्क्रीनिंग्स पे बहुत ज़्यादा चले गए थे। तो बच्चे जो हैं हमें ज़्यादातर स्पीच डिले के साथ मिले, ऐसे भी बच्चे मिले जो बिल्कुल ही म्यूट थे, बिल्कुल भी वर्बल नहीं थे, इवन वो वन वर्ड पे भी नहीं थे। तो मेरा एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस स्पीच डिले के साथ बहुत ज़्यादा रहा। फिर उनके जब हमने काम किया, थेरेपीज़ दी, तो उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आए कि वो स्कूल सेटअप्स पे अब माशाल्लाह चले गए हैं और स्कूल जॉइन कर लिया है इन्होंने। ओवरऑल मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 5 इयर्स है इस हुँ, फील्ड के अंदर। राइट। तो जब हर बच्चा वैसे तो डिफरेंट है और उसकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि आप जब बच्चों के साथ काम कर रही होती हैं, तो मेन फोकस एरियाज़ क्या होते हैं या कैसे काम करते हैं? अच्छा, मेरे मेन फ़ोकस एरियाज़ जब हम काम कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास जब बच्चा आया है, तो आप उसको पहले देखें कि उसकी किस एरिया पे हमने काम करना है। तो हमारे कुछ इनिशियल सेशंस जो होते हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन सेशंस होते हैं। इसके अंदर हम ऑब्ज़र्वेशंस बच्चे की कर रहे होते हैं कि बच्चे हमारे सामने खुल के सामने आए। इनिशियली तो पेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक थेरेपिस्ट के बच्चे के साथ पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं आएगा, उस वक़्त तक बच्चा आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इनिशियली सेशंस जो होते हैं वो हमारे अ ऑब्ज़र्वेशंस और पेयरिंग पे चलते हैं। फिर उसके बाद हम इस पे आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चे की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं बच्चे का। हर बच्चे का अलग-अलग ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होता है। इसके अंदर वो बच्चा हम देखते हैं कि बच्चे को हम शॉर्ट टर्म प्लान हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान प्लान हमारा क्या है, उसमें टारगेट हमारा मेन क्या है और उसको अचीव करने का टास्क पीरियड हमारा क्या है। मेरे पास ज़्यादातर जो मैं ट्रीटमेंट प्लान्स बनाती हूँ, उसमें मैं 6 मंथ का अपने पास ज़्यादातर नॉर्मली 6 मंथ का टाइम पीरियड रखती हूँ हर बच्चे का। स्पेशली जो म्यूट से आए हैं बिल्कुल, या अगर ऑटिज़्म आए हैं और वर्बल हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज नहीं है, फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है उनकी, तो 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है जो मेरा फ़ोकस एरिया होता है। इसके ऊपर मैं काम कर रही होती हूँ। हुँ, राइट। अच्छा, बच्चे के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बताने की, समझाने की, गाइड करने की, ट्रेन करने की विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन चाइल्ड बहुत ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा टाइम तो उन्होंने उनके पास गुज़ारना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं?
उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सम टाइम हम पेरेंट को सेशन में इन्वॉल्व भी करते हैं और सम टाइम पेरेंट्स को होम प्लान्स देते हैं। होम हुँ, प्लान्स इस तरह से देते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट अपना बना लेते हैं बच्चे का, तो पेरेंट्स को हम अवेयर कर देते हैं कि अब हमारा ये काम स्टार्ट हो गया है, तो अब आपने बच्चे के ऊपर घर में इस तरीके से, इस टेक्निक पे वर्क स्टार्ट करना है। फिर साथ-साथ उनको अवेयर कर रहे होते हैं पेरेंट को कि देखिए अगर बच्चा वीक में 2 डेज़ आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बाकी डेज़ ऑब्वियसली बच्चा घर में है, तो ज़्यादा टाइम जब वो घर में होता है तो उसे अपने पेरेंट्स से ही सीखना है। तो उनको हम इस तरीके से पेरेंट को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने डेली बेसिस पे बच्चे के साथ वन ऑन वन पे अपना स्पीच के पॉइंट से अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस स्पीच के सेशन पे काम करना है, जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, उसी चीज़ों हुँ, को। उसके लिए छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स भी हम बना लेते हैं, जो पेरेंट्स को हेल्प करती हैं सम टाइम। जब बच्चा हमारे साथ कंफर्ट ज़ोन में होता है तो मैं उसकी क्लिप्स बना लेती हूँ और पेरेंट्स को सेंड कर देती हूँ ताकि उनको एक आसानी हो कि मेरे साथ सेशन में वो किस तरीके से था और फिर पेरेंट उसको अपने साथ घर में किस तरीके से वर्क करवाएँ। इस तरीके से काम करने में हमारे पास एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ट्रायंगल वर्क होता है। बच्चा है, पेरेंट है एंड थेरेपिस्ट है। तो जब तीनों इन्वॉल्व होके काम करते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस पे रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्व बहुत ज़रूरी है। हुँ, बिल्कुल सही। और ये बताइए कि ये अभी तक जितनी बात हुई वो तो आपके सेटअप से हवाले से हुई कि वहाँ पे बच्चों के साथ फिज़िकली काम हो रहा है, तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज़ भी आप देती? जी, जी। ऑनलाइन सर्विसेज़ भी होती हैं। कुछ पाकिस्तान के अंदर भी थेरेपीज़ ऐसी थेरेपिस्ट को प्रॉब्लम, मतलब पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो थेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। जैसे कि मैंने अपना एरिया आपको बताया कि मेरे एरिया में बहुत सारे लोगों को पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। तो हम पाकिस्तान के अंदर सिटी कराची के अंदर ऑनलाइन सेशंस दे रहे होते हैं। कुछ आउट ऑफ द कंट्री सेशंस चल रहे होते हैं ऑनलाइन। आउट ऑफ सिटीज़ चल रहे होते हैं, बट उनके लिए थोड़ा-सा हमें प्लान करना पड़ता है कि टाइमिंग्स जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के हमारे टाइमिंग्स और उनके टाइमिंग्स मैच हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर हम ऑनलाइन सेशंस पे मैं वर्क कर रही होती हूँ। हुँ। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है उनके सेशंस में भी कभी। कई दफ़ा पेरेंट्स को ये शिकायत होती है बहुत से प्रोफ़ेशनल से, बहुत से या कुछ प्रोफ़ेशनल से या कुछ सेंटर से कि वो सेशन ऑब्ज़र्वेशन करने में कुछ रुकावट होती है या उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं और वो चाहते हैं कि हमें सेशन भी ऑब्ज़र्व करने दिया जाए। तो ऑनलाइन में तो कोई कदगन लगाई नहीं जा सकती। तो फिज़िकली आप क्या समझती हैं इस बारे में कि पेरेंट्स को सेशन ऑब्ज़र्वेशन किस हद तक करने देना चाहिए और आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अ, अच्छा देखिए, ऑनलाइन सेशन में तो ऑब्वियसली पेरेंट खुद ही वहाँ है और पेरेंट को ही हमने गाइड करना है। ज़्यादातर ऑनलाइन सेशन में पेरेंट ही सब कुछ सीख रहा होता है, वो बच्चे से वहाँ काम करा रहा होता है। लेकिन जब हम फिज़िकली सेशन करते हैं, स्पेशली जब मैं अपने सेटअप पे सेशन कर रही होती हूँ, तो पेरेंट्स के ये क्वेश्चन होता है कि वो चाहते हैं कि हमें बैठने दें। लेकिन जब हमने पेयरिंग पे स्टार्टिंग, मैंने आपको अभी बताया कि हमें बच्चे के साथ पेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे सेशन में हमारे पास आया है और पेरेंट भी वहाँ बैठा हुआ है, तो बच्चा थेरेपिस्ट के साथ मिंगल नहीं हो पाएगा कभी भी, फ़ौरन स्टार्टिंग में। तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा काउंसलिंग सेशन में ये गाइड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि इनिशियली सेशंस में तो हम आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते ऑब्जर्वेशन सेशंस में के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन आफ्टर कुछ टाइम पीरियड जब बच्चा थेरेपिस्ट के साथ मिंगल हो गया, कुछ डेज़ गुज़र गए, थेरेपीज़ हमारी स्टार्ट हो गई, तो हम उनको पेरेंट को सिटिंग दे देते हैं। उनको उनकी ख्वाहिश पे कि भई आप बैठ जाओ, बट आपने साइलेंटली रहना है। उस टाइम आपने इंटरप्ट नहीं करना थेरेपी के हुँ, बीच में, क्योंकि बच्चा एकदम डाइवर्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाता है कि हमारा एक फैमिली मेंबर बैठ गया है, तो वो जो एक परफॉर्मेंस दे रहा होता है थेरेपिस्ट को, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और फिर काम थोड़ा-सा हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है थेरेपिस्ट का। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि थेरेपिस्ट अगर ऑब्जर्वेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो आपके अपने बच्चे के लिए ही कर रहा है।
क्योंकि जो अवेयर होते हैं पेरेंट्स वो बहुत इजीली समझ भी जाते हैं इस बात को, कि उन्हें पता होता है कि ऑब्वियसली बच्चा स्टार्टिंग में आपके साथ कैसे मिंगल होगा। मिंगल होने के लिए उसको हमें 101 पे लाना, उसको कंफर्ट जोन में लाना। अगर पेरेंट बैठे ही हैं तो बच्चा कभी भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन ऐसे भी सेशंस हुए हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, पेरेंट भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इतना ज्यादा 101 पे आ जाता है, एंगेज हो जाता है, उसे पीछे से पता भी नहीं होता कि उसके पेरेंट उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोनों तरीके की चीजें होती हैं इसमें, लेकिन पेरेंट का अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स जानना जरूर चाहते हैं, और वो ये है कि अगर आप अपने फीस स्ट्रक्चर का भी थोड़ा आइडिया बता सकें, ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो कि चार्जेस किस तरह होते हैं, सेशन वाइज या पैकेज वाइज, किस तरह काम करते हैं। जी, मैं ज़रूर बताऊँगी इस बारे में। हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत लो है, बहुत ही कम पैकेज पे मैं काम कर रही होती हूँ। नॉर्मली जो लोग रिहैब्स पे जा रहे होते हैं तो वो एक ह्यूज जो उनका एक अमाउंट होता है वो थेरेपीज़ के लिए जा रहा होता है। तो ये जो प्राइवेट सेटअप पे काम करने का मकसद ही यही है कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अवेल कर लें और बच्चों के ऊपर काम हो सके। तो मैं नॉर्मली बहुत लो पैकेज पे स्टार्टिंग जो है मेरा 1500 पर सेशन आप समझ लें मैं ले रही होती हूँ पेरेंट्स से। बट अगर राइट। जब हम मंथली पैकेज पे जा रहे हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा परसेंटेज दे के इन एडवांस पेरेंट्स के साथ जो है हम पैकेज दे देते हैं अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेशंस। ये कितने हमारे पास आ रहा है बच्चा, 3 days इन अ वीक आ रहा है या 4 days इन अ वीक आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है ना वो सेशंस के पैकेज बन जाता है और पेरेंट्स इजीली वो अवेल भी कर लेते हैं। और इन एडवांस पेमेंट जब वो कर देते हैं ऑब्वियसली उनके सेशंस बुक्ड हो जाते हैं और हम्म। उनके टाइमिंग बुक्ड हो जाते हैं, तो उनको आसानी होती है उसमें। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी इश्यूज आते हैं कि जब हम सेशन बुकिंग पे ले लेते हैं और पैकेज दे देते हैं पेरेंट्स को, तो अब कुछ हमारे ओकेजनली ऑफ आ गए, कुछ हम्म। हमारे ऐसे भी चीजें आती हैं। तो पेरेंट का एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये मैं यहाँ इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये एक बहुत पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि भाई हमने तो आपको फीस जमा कराई हुई थी और हम्म। आपने इस दिन सेशन ले लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल 23rd of March की छुट्टी आ गई, सेशन का हम्म। डेट, तो अब ऑब्वियसली ऐसी छुट्टी है कि अब मैं भी छुट्टी करूंगी इस पे। तो इस तरीके की छुट्टियों के लिए उनका ये होता है कि हमने तो फीस कराई हुई है, तो उसमें मैं पेरेंट को फर्स्ट ही स्टार्टिंग में अवेयर कर देती हूँ सेशन में कि जब आप पैकेज कराएंगे तो आपको जब पैकेज मिल रहा है तो ऐसी कोई ऑफ आएंगे तो वो थेरेपिस्ट या मेरे सेटअप पे मैं उन्हें कवर नहीं करूंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पैकेज के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। आपको उसमें हमने फी भी कम कर दी और वैसे ही फी कम है उसमें से भी हमने कम कर दी, तो फिर आप इस चीजों को नहीं करेंगे क्वेश्चन कि आप ये सेशन कवर कर दें। हाँ, अगर कुछ हम्म। पेरेंट ऐसे भी आते हैं कि सेशन टू सेशन पेमेंट देना चाहते हैं, कि मतलब वो कहते हैं कि ठीक है नहीं हम मंथली नहीं दे सकते आपको एडवांस, हम सेशन टू सेशन देंगे, तो उसमें हम्म। उनके सेशन बुक नहीं होते। उसमें फिर मैं टाइमिंग भी उनके चेंज कर सकती हूँ। मेरे पास एक ये होता है कि भाई आप बुक तो नहीं है, मेरी मर्जी होगी, मैं आपको इस दिन सेशन दे सकती हूँ या इस दिन सेशन दे सकती हूँ। फिर वो खुद ही से ख्याल करते हैं कि छुट्टी वाला दिन आ रहा है तो हम इस दिन सेशन ना लें, तो उसमें ये है हम्म। कि फिर वो फुल पेमेंट करते हैं, तो उनको फुल पेमेंट करनी पड़ती राइट। है। तो नहीं, ये वो हमारा बात भी मेरा ठीक है कि पैटर्न है वो फीस। ऑब्वियसली जब स्केड्यूल बुक होगा तो फिर आपको भी पता होगा पहले से कि किस दिन किसका सेशन होना है और किस टाइम पे होना है, तो वो उसकी भी आसानी है लोगों को। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हम जब पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में अभी भी हम बहुत सी जगहों पे ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस यूज होते हुए देख लेते हैं, हम भी यूज कर लेते हैं कई दफा, जो कि बहुत सी जगहों पे obsolete हो चुके हैं। जो वर्ड्स, बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि जो डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज करने का कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नए नए वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, उनके इस्तेमाल से बच्चों पे और बच्चों के पेरेंट्स पे कुछ उसका असर भी होता है, या आप समझती हैं कि कोई खास असर नहीं। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे वाकई में बहुत असर होता है। इनफैक्ट अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको पता भी नहीं है कि किसके लिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है। लाइक कि अगर हम डेफ एरिया पे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो डेफ एंड डम कभी यूज किया जाता था इनके लिए एक वर्ड, लेकिन अब इनके लिए हार्ड ऑफ हेयरिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो एक इनको ऐसे वर्ड्स दे दिए गए हैं कि ये जो है मतलब इनके अपनी भी आगे, जैसे ये जो हमारे हार्ड ऑफ हेयरिंग पर्सन हैं, इनका कोटा भी है, ये आगे वर्क भी कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अच्छा फील करता है। इनको अगर हम खास तौर पे बोलें कि लाइक ये डेफ है या ये डम है, तो ये उस पेशेंट की पर्सनालिटी पे बहुत असरअंदाज करता है। और मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज का बहुत ख्याल करना चाहिए, स्पेशली हम स्पेशल नीड्स के साथ जब हम काम करें। इनफैक्ट मैंने ऐसी भी जगहों पे देखा कि जब बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट सारे हमारे स्पेशल नीड हैं, जिसमें हमने ये नहीं कह रहे कि वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, कोक्लियर इम्प्लांट है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, या लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ हैं। तो इन सारी जगहों पे एक वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। तो मैं समझती हूँ कि स्पेशल नीड्स का एक वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहें स्पेशल चिल्ड्रन। इनको हम कभी भी ये टैग अगर करेंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये हमेशा से एक चीज के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे कि हम तो स्पेशल बच्चे हैं। तो इस चीज को अभी भी मतलब पेरेंट्स की और हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं, स्पेशली हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो इस वर्ड्स को यूज करने में अभी भी नहीं समझ पाते कि हमें स्पेशली इनके साथ क्या वर्ड, स्पेसिफिक इनके साथ क्या वर्ड यूज करना है। तो ये मैं समझती हूँ कि लोगों को अभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट मैंने कुछ जगहों पे अभी काम किया, तो मेरा वहाँ पे ये था कि हम इनके साथ ये वर्ड यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये था कि नहीं, हम यही यूज करेंगे। तो मैंने बहुत अपने हैंड से कोशिश करी उनको अवेयर करने की कि देखिए इंटरनेशनली तौर पे ये वर्ड अब नहीं यूज किया जाता, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अच्छा नहीं लगता हमारे इन बच्चों के साथ कि हम ये वर्ड लगा दें। तो जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं, बीइंग अ थेरेपिस्ट, पेरेंट्स को, लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयर करने की, ताकि वो समझें कि इनके साथ हमने ये वर्ड नहीं यूज करना। असल में इसका हल तो एक ही नजर आता है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस और अवेयरनेस। जितनी अवेयरनेस होती जाएगी वही इसका हल है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, कुछ जी। लोगों को आज पता है, कुछ लोगों को कल पता चलेगा, कुछ लोगों को उससे अगले दिन, और इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, एक चीज और हमें ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो रिहैब फील्ड है, किसी एक स्पेसिफिक की हम बात नहीं कर रहे, पूरी रिहैब फील्ड की बात कर रहे हैं, और आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हम ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस फील्ड को बेहतर करने के लिए हमें अपनी किन कमियों पे काबू पाना चाहिए, या पेरेंट्स या प्रोफेशनल जो हैं उनके हवाले से आप क्या समझती हैं कि उनमें आप किस चीज की कमी देखती हैं? अच्छा, देखिए इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सर्टिफाइड लोगों को नहीं ले रहे होते। लाइक के वो जो है एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, उन्हें थेरेपिस्ट चाहिए, उनको अपना इदारा रन करना है, उन्होंने रख लिया, हायर कर लिया। अ, कुछ लोग भी ऐसे आजकल, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आपको पता है कि ऑलरेडी इतनी डाउन है कि लोग जो है लो पैकेजेस पे भी आ जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें मिल तो रहा है, हम अपनी कमाई का जरिया स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो रिहैब्स हैं या जो भी इदारे हैं हमारे स्पेशल नीड के, वो जो है इस चीज को मद्देनजर रखें कि जिसको भी हम हायर कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने रिहैब में, अपने इदारे में, वो सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सर्टिफाइड भी होना बहुत जरूरी है। समटाइम ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि उन्होंने लाइक शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, लाइक उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली लेकिन शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, बट उनके इदारे रन कर रहे हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि उनके बच्चे हैं ऑटिज्म, उनकी माओ ने बहुत काम कर लिया है, और उनको लग रहा है कि मतलब हमने इतना काम कर लिया है तो हम इदारा रन कर सकते हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसी चीजें सामने आती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे इदारों को जो काम कर रहे हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, जो हाई हाई हायरिंग कर रहे होते हैं, वो इस चीज को बहुत ऊपर लाएं और इस चीज को आगे करें
क्योंकि इससे इन द एंड ये होता है कि प्रोफेशनल जो बाकी में काम कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड है, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में उनके वो सब आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो वाली चीज है कि उस पर सब घिर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर देना पड़ता है। तो हम्म। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रखें कि आप सर्टिफाइड लोगों को लें। आप ये नहीं देखें कि उसने फलाना जगह पे इतने टाइम पीरियड के लिए ये कोर्स किया था, उसके पास ये सर्टिफिकेशन है, उसने फलाना जगह पे ये कोर्स किया था, उसके पास ये सर्टिफिकेशन है। नहीं, आप अपनी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड जब तक सर्टिफाइड नहीं है, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन आप जब तक नहीं देख रहे, डिग्री नहीं देख रहे, आपके लिए वो काम मैं समझती हूँ बेकार है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे कहीं फंस सकते हैं। बेशक आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को हमेशा लोगों को कहती हूँ कि डिग्री बहुत मैटर करती है। हमारी हमारी रेलेवेंट डिग्री जो है वो रिहैब्स में मैटर करती है। रिहैब्स के अंदर काम हो रहे हैं, बट नहीं पता कि वो थेरेपिस्ट किस टेक्निक को यूज कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आ रहा है। कुछ पढ़ के आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बगैर आ रहे हैं, लेकिन हमें दोनों चीजें देखना जरूरी है, एक्सपीरियंस प्लस आपकी सर्टिफाइड डिग्री। राइट। अच्छा, इसी के साथ एक एसोसिएटेड क्वेश्चन था जिसमें से कुछ पार्ट आपने इसमें भी इंक्लूड कर दिया, वो भी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसा सेंटर या प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि हाँ हमें ये किसी तरह अपने बच्चे के लिए तलाश करना है, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैसे वो एक अच्छा थेरेपिस्ट चूज कर सकते हैं? किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया कि उनकी डिग्री और क्वालिफिकेशन जरूर देखनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उसके अलावा मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि वो नाम पे नहीं जाएं, किसी भी इदारे के नाम पे नहीं जाएं, कि वो ये देखें कि फलाना इदारा, अगर कराची की बात करें, डिफेंस में है, क्लिफ्टन में है, उसका एक नाम है, तो उनको ये लगता है कि हम इसी जगह अगर अपने बच्चे को भेजेंगे तो हमारे बच्चे के अंदर रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं नहीं समझती कि ये चीज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आपको ये देखना जरूरी है कि आप छोटे छोटे एरियाज में भी सर्चिंग कर सकते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी ढूंढ सकते हैं जो आपके एरिया से नियरेस्ट है। आप उनकी आउटकम्स देखें, उनके फीडबैक्स देखें। सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है आजकल और हर जगह ये चीजें चल रही हैं। तो अब अगर हम किसी रिहैब के नाम है, पेरेंट चले गए कि भाई हम फलाना, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आ रहे होते हैं कि हम फलाना रिहैब से काम करवा के आ रहे हैं और इतने दिन हो गए और हमें कुछ रिजल्ट नहीं नजर आया। तो एक तो पहला इस बारे में ये भी मैं आपकी बात में थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो रही है, ये पेरेंट्स को हम्म। मैं ये भी बोलूंगी कि किसी भी इदारे को आप 2 या 3 महीने में जज नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। आपने उनको टाइम देना पड़ता है। अगर आपसे एक इदारा कहता है कि भाई आपने मेरे साथ 1 ईयर तक कनेक्टेड रहना है, तो आपने 1 ईयर तक उसके साथ एटलीस्ट काम तो करना है। आप ये तो नहीं हम्म। कह सकते कि भाई मैं 3 महीने गया था, मेरे बच्चे में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, मैं अब क्विट कर दिया मैंने, मैं अब इधर आ गया हूँ, मैं यहाँ वहां चला गया हूँ। तो ये पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं, इससे इससे ज्यादा इनके बच्चे सफर कर रहे हैं। ये बच्चे प्रॉब्लम में शिकार हो जाते हैं, बार बार उनके इंस्टीट्यूट चेंज होना, थेरेपिस्ट चेंज होना। अभी बच्चा आया है एक थेरेपिस्ट के पास, 1 से 1.5 महीना तो वो उसके पास अपनी बॉन्डिंग बनाएगा, उस जगह को वो समझेगा, उस इदारे को ये समझेगा कि भाई ये मेरा डेली रूटीन प्लेस है और मुझे यहाँ पे आना है। फिर वो हम्म। आपके साथ काम पे आएगा, आपको अपनी चीजें करके देगा। ऐसा हरगिज नहीं होता कि आपने जैसे आज बच्चे की बात करी, कल आपने बच्चे का दाखिला कराया और परसों आप समझ रहे हैं कि अब बच्चा सब कुछ कर लेगा। तो इस चीज को नहीं पेरेंट्स करें, पेरेंट्स समझें बात को कि हम किसी भी इदारे को अगर ज्वाइन करते हैं तो पहले तो आप इदारे के नाम पे नहीं जाएं, उनकी हाई फीसिस पे नहीं जाएं, छोटे छोटे जगहों पे कम पैकेजेस में भी काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर रहे हैं, प्लस एक्सपीरियंस पे काम हो रहे हैं। थोड़ी अपनी सर्चिंग करें, सोशल मीडिया पे उनके फीडबैक्स देखें, फिजिकली जाके विजिट्स करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके विजिट। आपने किसी दूसरे पेरेंट से सुना, आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए,
अपना बच्चा वहां हम्म। से हटा लिया, दूसरी जगह आपने उसको लगा दिया कि मैंने मुझे तो फलाना ने ये कहा था। नहीं, ऐसे नहीं करें आप। आपको चाहिए कि आप जाएं, आप विजिट करें, आप वहाँ का इन्वायरमेंट देखें, आप वहाँ का काम देखें, लोगों को समझें। आप जब ये चीजों को समझ जाएंगे तब आप चॉइस करने में आपको आसानी होगी। इससे आपका बच्चा कभी भी सफर नहीं करेगा। बार बार की थेरेपिस्ट का चेंज होना बच्चे के लिए बहुत, बच्चे के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बच्चे को बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, बच्चा एक्सेप्टेंस पे नहीं आता। स्पेशली हमारे ऑटिज्म बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि एक जगह उनकी चेंज कर दी अचानक, अब पेरेंट ही नहीं है सेटिस्फाइड, क्या करें। पेरेंट हम्म। को सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। तो जब पेरेंट सेटिस्फाइड होंगे तो बच्चा भी ऑब्वियसली उस जगह पे आएगा, अपना काम करके दिखाएगा, थेरेपिस्ट को अंडरस्टैंड करेगा। टाइम दें, हर जगह पे जहाँ पे भी जाएं वहां पे स्टार्ट लें, उस जगह को टाइम दें, समझें। हाई रेट्स पे नहीं जाएं, नाम्स पे नहीं जाएं, ये मेरे पॉइंट्स। राइट। काफ़ी डिटेल से आपने अच्छी तरह समझाया और ज़रूरी भी था। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए समझना कि उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मिस सदफ, आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस सेशन को टाइम दिया। सो थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।